हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस हम हमेशा ऐसे ही मनाते रहें और हम हमेशा एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही रहें। और हम सब फले फूलें अच्छे से, सबको प्रोस्पेरिटी मिले, ये शुभकामनाएं हैं। और इसमें हम सब ने एक्चुअल में जो देश का साथ देना है वो एक दूसरे को शिक्षित बनाने में देना है, जिससे ज़्यादा शिक्षित होकर हम सब लोग एक अच्छे रोज़गार पा सकें और अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में यहाँ पर सेल कर सकें। क्योंकि जब तक हम लोग अपने क्वालिटीज़ को, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करते, तब तक कहीं ना कहीं इंपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरी सामान ऐसे हैं जो हमारी खुद की कंट्री में नहीं होते, तो हम लोगों को डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा अच्छे से इंपोर्ट भी कर पाते हैं। एनीवेज, सो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि जो शिक्षा है वो सबसे बड़ा माध्यम है अपने आप को अच्छा करने का और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके और ज़्यादा पैसा कमाने का। यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने ट्वीट पर भी मेंशन किया था। अगर आप ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो द विवेक सिंघल नाम से अपना हैंडल है, आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं काफ़ी चीज़ें अपनी शेयर करता रहता हूँ। एनीवेज, आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 3 स्टॉक्स जो नेक्स्ट 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स में 100% तक का गेन दे सकते हैं। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि 100% तक का गेन दे सकते हैं, तो इसको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं मानकर चलना। मैं यहाँ पर रीजंस बताऊंगा आपके साथ में क्यों मुझे ऐसा लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तो कोई भी ट्रेड आप लेंगे वो अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। तो सबसे पहले जो हम स्टॉक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बंधन बैंक। बंधन बैंक का जो लाइफ टाइम हाई था, दैट लाइफ टाइम हाई वाज 740 एंड अभी ये ट्रेड कर रहा है 227 पर। अभी जो कोविड के बाद का इसने हाई बनाया था, कोविड के बाद का हाई बना था 431, और करंट प्राइस से लेकर 431 तक का भी अगर हम यहाँ पर एक डिस्टेंस देखने लगे, सो दिस इज ऑलमोस्ट 90% गेन। सो 90% या उससे ऊपर 100% गेन का मुझे यहाँ से सीधा सीधा नजर आता है। लेकिन अभी ये लाइफ टाइम लो के आसपास क्यों चल रहा है, अगर हम इस बात को देखने लगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ही लाइफ टाइम लो के आसपास है। लाइफ टाइम लो वाज 153, उसके बाद में ये एक प्रॉपर रेंज सी बनी हुई है, नीचे आकर इस लेवल पर आकर रुक जाता है जो 200 के आसपास है, एंड राइट नाउ 227 है। नाउ इसकी जो प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम थी बेसिकली, दैट वाज द एनपीए। एनपीए काफी बढ़ गए थे और ग्रोस एनपीए 10.82% तक पहुंचा था। उस टाइम पर जो नेट एनपीए था दैट वाज 3.51, जो मैक्सिमम आया था। लेकिन उसके बाद यहाँ सिचुएशन ठीक करते चले गए और लास्ट क्वार्टर तक सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई। जो ग्रोस एनपीए था 4.87% रहा और नेट एनपीए 1.17% हो गया। लेकिन लास्ट क्वार्टर में फिर से ये बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर में है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर में बढ़ा है, जून क्वार्टर में, इसके पीछे अगर हम रिजल्ट्स को पूरा यहाँ पर गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो इसका मेन रीजन है रिक्लासिफिकेशन का। एक्चुअल में सेबी की, सॉरी, आरबीआई की गाइडलाइंस यहाँ पर चेंज होने की वजह से यहाँ जो एनपीए है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एनपीए नहीं है। यानी कि प्रोविजन ज्यादा बनाना पड़ा आरबीआई की गाइडलाइंस को यहाँ पर मीट करने की वजह से। सो एक्चुअल में इसको बैड डेट नहीं कहेंगे, एक्चुअल में इसको ऐसा नहीं कह सकते कि अब ये राइट ऑफ करना पड़ेगा और नुकसान हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ये है कि ये वापस से रिवर्स होगा, यानी कि जो प्रोविजन आज की डेट में बनाया है, प्रोविजन जैसे ही बनाते हैं उसको हम नेट लॉस दिखाते हैं और नेट प्रॉफिट उतने अमाउंट से कम हो जाता है जितने का प्रोविजन बनाया जाता है। और जब ये वापस से रिवर्स होगा तो रिवर्स होते हुए वो प्रॉफिट में वापस से ऐड होने के चांसेस होते हैं। सो अगर हम अभी देखें कि आज की डेट में जो सिचुएशन है, तो रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है। दैट इज द बेस्ट पार्ट कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और रेवेन्यू बढ़ने के बाद में यहाँ पर एनपीए थोड़ा सा अभी उतना कंट्रोल में नहीं आया है, धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट में उतना इंपैक्ट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेट प्रॉफिट है 721 करोड़ रुपीस का है, एक क्वार्टर का, लेटेस्ट क्वार्टर का जो निकल कर आया है। और यहाँ अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट 12 मंथ्स की रेवेन्यू 16,000 करोड़ रुपीस है। और इससे पहले अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में आया था 3,000 करोड़ का, जब रेवेन्यू इसकी 10,000 करोड़ थी। तो अगर हम इस बात को देखने लगे कि रेवेन्यू 10,000 करोड़ थी और नेट प्रॉफिट 3,000 करोड़ है, यानी कि 30% नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ जितना हमारा रेवेन्यू था।
तो क्या ये 30% अभी भी अगर कन्वर्ट होता है तो 16,000 करोड़ का 30% विल बी 4,800 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 करोड़। उस हिसाब से अगर हम पीई रेशियो देखें तो सिंगल डिजिट में निकल कर आता है, जो 36,000 करोड़ की अभी यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है तो ये 7 का पीई रह जाता है। अब पॉइंट ये है कि विवेक, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 30% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता रहे? तो एक बार जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका एक बार रेवेन्यू वर्सेस नेट प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो देखते हैं कि वो कितना रहता है। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करने लगे तो 1,32,000 करोड़ के ऊपर 38,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू आना इज 30%। ये पूरा पूरा 30% है। अगर हम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की बात करने लगते हैं तो एचडीएफसी बैंक में हम देख सकते हैं कि ये सेम है क्या, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर 26% के आसपास का है। 184,000 करोड़ के कंपैरिजन में 48,000 करोड़ का अगर नेट प्रॉफिट देखें, सेम ही। अगर हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी ये सेम ही नजर आता है। 45,000 करोड़ के कंपैरिजन में यहाँ पर 16,000 करोड़ का आना, ये तो हमारा 30% से भी ज्यादा है। यानी कि जो रेशो यहाँ पर बंधन बैंक का पहले चल रहा था 30% का, जैसे ही सिचुएशन वापस से इंप्रूव होगी, ये वापस से 30% पर अगर आता है, और उस टाइम पर जब तक ये 30% आएगा तब तक रेवेन्यू और ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी, क्योंकि रेवेन्यू का इंक्रीज होना लगातार यहाँ पर चल ही रहा है। उसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नजर नहीं आती, लगातार कंसिस्टेंटली रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर ये जब तक ये एनपीए की प्रॉब्लम सारी सोल्व होती है, से फॉर एग्जांपल ये 20,000 करोड़ के अगर आसपास पहुंच जाती है रेवेन्यू और 30% पर वापस रिस्टोर हो जाता है, तो नेट प्रॉफिट यहां पर 6,000 करोड़ के आसपास पूरे साल का नजर आता है, और अभी 36,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इस तरह के अच्छे बैंक्स जो पहले अच्छे थे और वापस में एनपीए की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो 20 के पीई के आसपास अक्सर चलते हैं। अभी अगर ये फॉरवर्ड पीई का अगर हम ये कैलकुलेशन, अगर सारी चीजें अच्छी रहती हैं वैसे मानकर चलें, तो 6 के पीई पर नजर आती है आफ्टर 2 इयर्स के अगर कंपैरिजन में लेकर चलें। और जब तक सिचुएशन ठीक हो जाए, आफ्टर 2 इयर्स को लेकर अगर इसको 18 का पीई लेकर चला जाए तो 2 इयर्स में 3 टाइम्स होने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पर 3 टाइम्स होने की बात मीन्स 3 टाइम्स होने के चांसेस है। मैं यहाँ पर 3 टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर डबल हो जाए 2 इयर्स में तो अपना पर्पस जो है वो सोल्व हो जाता है। बट ये ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है, लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन किसी पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर ही है, क्योंकि जब पीएनबी में पैसे लगाए, जब हमने कैनरा बैंक में लगाए, यूनियन बैंक में लगाए, एसबीआई में लगाए, बैंक ऑफ बड़ौदा में लगाए, बैंक ऑफ इंडिया में लगाए, इंडियन बैंक में लगाए, या फिर जेएनके बैंक में लगाए, या फिर हमने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगाए, या फिर जब हमने एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगाए, तब भी इन सब की सिचुएशन ऐसी ही थी, एग्जैक्टली सेम जैसी आज की डेट में बंधन बैंक की है। तो बैंकिंग में हमें फ्यूचर अच्छा नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है दैट इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। और आज की डेट में थोड़े से एनपीए की वजह से जो सिचुएशन है स्टॉक प्राइस की वो बिल्कुल बॉटम पर है, तो इसी को अपॉर्चुनिटी कहते हैं, और ऐसे में ही वापस से चीजें निकल कर आती हैं और प्राइसेस ऊपर जाते हैं, और ऐसे ही पैसा बनाने का मौका होता है। सो बंधन बैंक इज वन ऑफ द स्टॉक जो हम आज डिस्कस करने वाले थे। सेकेंड स्टॉक की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट्स को लेकर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, दोज आर अमेजिंग रिजल्ट्स अगेन। कि जो रेवेन्यू थी, रेवेन्यू 49,000 करोड़ से बढ़कर 85,000 करोड़ हो गई। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 305 करोड़ से बढ़कर 334 करोड़ हो गया, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 283 करोड़ से बढ़कर 315 है, एंड नेट प्रॉफिट इज 272 से बढ़कर 309 है। काफी लोग हमेशा इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एक ऑब्जेक्शन उठाते हैं, विवेक भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज लेस देन 1%, तो ये किस तरह की घटिया कंपनी की आप बात कर रहे हो? तो ये एक छोटी सी मैं अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता हूं कि ये घटिया कंपनी नहीं है। इनका बिजनेस है गोल्ड को रिफाइन करना, और गोल्ड को रिफाइन करने में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो रो गोल्ड है और उसकी बार्स बनानी है, हमने गोल्ड बार्स बनानी है, तो उसमें हम 10% मेकिंग चार्जेस ले लें, ऐसा नहीं होता है। ये बिजनेस ही ऐसा है, गोल्ड को जो मेल्ट करके एक बार बनाना, प्यूरिफाई करके जो उसकी बेकार चीजें हैं वो निकाल देना, और 24 कैरेट्स यहाँ पर गोल्ड बनाना। तो ये सिर्फ एक रिफाइनरी है, और रिफाइनरी में कभी भी मार्जिन बहुत बड़े नहीं हो सकते। तो बिजनेस नेचर ऐसी है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम ही मिलेगा। दूसरी बात, हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट जब हम देखते हैं लास्ट 12 क्वार्टर्स का, और हाईएस्ट एवर हम यहाँ पर रेवेन्यू देखते हैं, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट देखते हैं, और इसके साथ में अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे तो लोएस्ट एवर यहाँ पर बोरोइंग्स देखते हैं, और सब कुछ तो अच्छा, और हाईएस्ट एवर रिजर्व्स देखते हैं।
एक और बात, इन्होंने शेयर कैपिटल को यहाँ पर डाइल्यूट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने और ज़्यादा शेयर्स यहाँ पर इश्यू किए हों, उसकी वजह से रिजर्व इंक्रीज हो गया हो, ऐसा नहीं किया। शेयर कैपिटल इज सेम, जो 30 करोड़ के यहाँ पर शेयर कैपिटल थी वो सेम है। तो ये चीज़ें सारी अच्छी हैं। और एक और पॉइंट, जब इनके पास बहुत ज़्यादा डेट था 8700 करोड़ का, यहाँ से लगातार डेट कम करते गए, और जब इनका जो टोटल डेट बचा है 724 करोड़, उससे ज़्यादा का एक साल का नेट प्रॉफिट आता है, इस टाइम पर इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इंडिया में एक गीगा फैक्ट्री लेकर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी बनाने की। तो यहाँ जो इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू जो एक 1400 करोड़ 1500 करोड़ रुपीस का जब नेट प्रॉफिट आएगा, इस नेट प्रॉफिट का यूज फर्दर एक्सपेंशन में किया जा रहा है, और एक ऐसे बिजनेस में जो आगे चल के फ्यूचर है। तो ये एक सस्टेनेबल बिजनेस है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनके पास गोल्ड रिफाइनरी है वेलकैम्बी के नाम से, जो स्विट्जरलैंड की पहले कंपनी हुआ करती थी, इन्होंने परचेज की थी। और वर्ल्ड का जो टोटल यहाँ पर गोल्ड रिफाइन होता है और जो गोल्ड की ब्रिक्स बनती हैं, 30% के आसपास का मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी इनके पास है, स्विट्जरलैंड बेस्ड जो है। और मीन्स सारे बिजनेस इनके अच्छे हैं, बाकी इनका रिटेल में भी अच्छा काम है, और बाकी सब चीजें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ यहाँ पर बोलती है, बात करती है। और जब हम इस स्टॉक प्राइस की यहाँ पर बात करते हैं और इसके चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की, तो यहाँ पर इस स्टॉक ने फिलहाल एक अच्छा खासा डाउन साइड दिखाया था, और जो लेटेस्ट इसका हाई बना था, वो लेटेस्ट हाई 1029 रुपीज था। अगर हम करंट प्राइस से सिर्फ वहीं तक की बात करने लगे हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स के साथ में, तो 100% गेन का ये सीधा सीधा उछाल है। जैसे हम बात कर रहे थे बंधन बैंक में कि 100% गेन आने में शायद 2 इयर्स का टाइम लगे, मेरे हिसाब से राजेश एक्सपोर्ट्स के केस में शायद 6 मंथ्स का ही टाइम लगे। बट अगेन जब हम बात करते हैं 100% गेन की, तो अगर 2 इयर्स भी लग जाएं तो कोई बुरा तो कहने की बात ही नहीं है। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। 2 इयर्स में भी अगर 100% गेन मिलता है तो इतना प्रॉफिट और कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर दिस वाज द सेकंड ट्रेड। हम थर्ड ट्रेड की यहाँ पर बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। अदानी पोर्ट्स अभी फिलहाल चर्चा में था, क्योंकि डिलॉयट जो इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स थे, उन्होंने रिजाइन किया था। उसको लेकर जब मैंने कुछ ट्विटर्स पर डिटेल बताने की कोशिश की, तो काफी लोगों को समझ में आई, काफी लोगों को समझ में नहीं आई। यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स को समझ में आई, कुछ प्रोफेशनल को समझ में नहीं आई। लेकिन मेरा कहना इतना है कि डिलॉयट के अपने कुछ रीजंस रहे होंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंटिन्यू नहीं करने के, मींस खुद स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स नहीं बने रहने के, और अदानी पोर्ट्स के पास भी कुछ रीजंस रहे होंगे उनको कंटिन्यू नहीं कराने के। तो जब दोनों ही मैनेजमेंट, यानी कि डिलॉयट के पार्टनर्स या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग टीम है उनकी, और जो अदानी पोर्ट्स की जो मैनेजमेंट है, उनके बीच में अगर मतभेद हुआ, तो बेटर इज कि ठीक है भाई, आप ऑडिटर नहीं रहो, हाँ कि ठीक है हम ऑडिटर्स नहीं रहते हैं। एंड दूसरी ही इक्वली बिग साइज कंपनी को उन्होंने हायर कर लिया, एंड दे हैव आल्सो एक्सेप्टेड एज बीइंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सो यहाँ पर किसी तरह की कोई बात नहीं है। मीन्स ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रिस्क देखा जाए। उसका एक और रीजन है, अगर रिस्क यहाँ पर होता तो आफ्टर दिस न्यूज अदानी पोर्ट्स में यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली आई होती। लेकिन अच्छी खासी बिकवाली छोड़ो, यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं है, देयर इज नो वॉल्यूम। अगर मैं नीचे से बाकी जो यहाँ पर नीचे टिकर लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम नहीं देख पा रहे हैं, इन सब चीजों को अगर हटा देता हूं, तो आप ये देखो वॉल्यूम है ही नहीं है। इससे ज्यादा वॉल्यूम तो हम पहले जनवरी मंथ में देख चुके हैं, और उसके बाद में मई मंथ में देख चुके हैं, उसके बाद में यहाँ पर जून मंथ में देख चुके हैं। कोई बिकवाली है ही नहीं है, सच लगातार ऊपर जा रहा है। और जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, दोज आर द बेस्ट एवर रिजल्ट्स। इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट में उछाल आज तक नहीं देखा गया। और 2119 करोड़ रुपीस का यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। इससे ज्यादा जो इससे सेकंड लोवेस्ट जो नेट प्रॉफिट इससे पहले आया था, वो सितंबर मंथ में था 1700 करोड़ का। अगर हम जून क्वार्टर की बात करने लगे, तो 1100 करोड़ से बढ़कर 2119 करोड़ हो गया। मैं कहता हूं कि अगर 2119 करोड़ को यहाँ पर इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में देखा जाए, तो ऑलमोस्ट 8500 करोड़ के आसपास का एक साल का नेट प्रॉफिट बैठता है। एंड द कंप्लीट कंपनी इज कमिंग इन 1,70,000 करोड़, यानी कि 20 के फॉरवर्ड पीई पर है। और 20 का फॉरवर्ड पीई यानी कि आज के डेट में जो यहां पर नेट प्रॉफिट आया है, उसके मल्टीप्लीकेशन के बेस पर है। नाउ 20 का पीई इस तरह की कंपनी के लिए यहां पर ये बहुत सस्ता पीई है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, विवेक भाई, फॉर ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी
आप कह रहे हो कि 20 का पी यहाँ पर कम पी है, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें सस्टेनेबिलिटी को देखना पड़ेगा बिजनेस को। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि लगातार इतना बिजनेस तो आएगा ही आएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, एक प्रोजेक्ट आया गवर्नमेंट की तरफ से और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेम साइज का आएगा या नहीं आएगा, नोबडी नोज अबाउट इट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, दे हैव देयर ओन पोर्ट्स। मार्केट में एक मींस सस्टेनेबल बिजनेस है यहां पर। जैसे मैंने अभी वीडियो भी बनाई थी, यस्टरडे इटसेल्फ आई हैड मेड अ वीडियो ऑन दिस, आप उसको देखना पूरी डिटेल में। लेकिन यहां अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा बिजनेस है, ये प्रोक्टर एंड गैम्बल जैसा बिजनेस है, जो एफएमसीजी कंपनीज है ना, ये उसके जैसा बिजनेस है कि लगातार इंपोर्ट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा विद द ग्रोथ इन जीडीपी, और उसके चलते लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा रेदर देन टू यूज दीज पोर्ट्स। अब जब ये पोर्ट्स यूज होने ही हैं, मींस कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी मौसम हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, यहां पर ये पोर्ट्स यूज होने ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो गुजरात की जो इंडस्ट्रीज हैं अब वो ये कहेंगे कि नहीं भाई, हम यहाँ पर अदानी का जो पोर्ट है गुजरात में, हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम तो एक नया पोर्ट बनाएंगे। नया पोर्ट नहीं बनते ऐसे, मीन्स इट्स नॉट ए जॉब। तो यही पोर्ट सारे यूज होने हैं। और जहां तक काफी लोगों को ये डर लगता है कि अदानी भाई तब तक सिर्फ अच्छा करेंगे जब तक सिर्फ मोदी गवर्नमेंट है, तो ये भी एक गलत अपनी यहाँ पर थिंकिंग है, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे अदानी इन्वेस्टमेंट इन राजस्थान, जहां पर अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो आपको बड़ी सी अमाउंट निकल कर आएगी। अगर आप कोलकाता को लेकर मींस वेस्ट बंगाल को लेकर सर्च करोगे अदानी इन्वेस्टमेंट इन वेस्ट बंगाल, तो वहां पर भी आप पाओगे कि एक बड़ा सा पोर्ट इनका बन रहा है वहां पर। तो वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। और साथ में जो केरला में एक पोर्ट बन रहा है जो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, वहां पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो दे आर प्योर बिजनेसमैन, किसी एक गवर्नमेंट से एज सच कोई लिंक नहीं है। जैसे अंबानी को लेकर भी कहा जा सकता था कि जब कांग्रेस नहीं रहेगी उसके बाद में अंबानी फेल हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है पिछले 10 ईयर्स से। तो क्या अंबानी यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी को बिजनेस करना है, सभी को स्टेट में रेवेन्यू चाहिए, और अगर हम्बलनेस के साथ यहाँ पर बिजनेस किया जाए तो सभी को बिजनेस मिलता भी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि जब तक मोदी है तब तक अदानी है, और जब तक अदानी है तब तक मोदी है। इस बात से इस बात का कोई लिंक नहीं है। इन तीनों स्टेट की आप हिस्ट्री उठाकर देखो, केरला में इनका बिजनेस हो रहा है, वेस्ट बंगाल में बिजनेस हो रहा है, यहाँ पर राजस्थान में बड़ा बिजनेस हो रहा है, ये बड़े हाई वॉल्यूम के साथ बिजनेस है, और अदानी पोर्ट्स के ही बिजनेस है। तो जब सब जगह बिजनेस कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब ऐसे में जब इनका नेट प्रॉफिट यहां से सीधा सीधा डबल हो चुका है, 3700 करोड़ से बढ़कर 6335 करोड़ हो चुका है, और 3-4 पोर्ट्स इनके सीधे सीधे अभी अपकमिंग आने वाले हैं, तो ये टोटल नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो अभी 6000 करोड़ की नजर आ रही है, ये ऐसे ही पहले तो 8000 करोड़ नजर आ जाती है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपीस का एक क्वार्टर का नेट प्रॉफिट आ चुका है। तो यहां से ये कब 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और जब कोई बिजनेस इतना सस्टेनेबल हो ना कि ईयर ऑन ईयर जीडीपी 6-7-8% बढ़ेगी, यहां पर उसके साथ में इन्फ्लेशन को मिलाकर 13-14% जीडीपी बढ़ेगी, और यहां पर इतना ही नेट प्रॉफिट की सस्टेनेबिलिटी नजर आए, तो जितनी एफएमसीजी कंपनीज है ना इंडिया में, वहां पर उनको 60-70 का पी क्यों मिलता है, 50 का पी क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पर आगे बढ़ने का यहां पर सीधा सीधा एक सस्टेन्ड मॉडल नजर आता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी, वो ये प्रोडक्ट्स यूज करते रहेंगे, और इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी सेम स्पीड से बढ़ती रहेगी। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो नेट प्रॉफिट है वो 60-70% के हिसाब से बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर एक विजिबिलिटी नजर आती है कि यहां से अच्छा चलेगा। अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करने लगे तो 5000 करोड़ से इंक्रीज होकर 10,000 करोड़ होने में इट टुक 6 इयर्स। तो 6 इयर्स में तो यहां पर अदानी पोर्ट्स का भी नेट प्रॉफिट डबल हो गया ना। तो यहां सेम ही तो चीज है। यहां हमें यह देखना है कि रेगुलरिटी कितनी आनी है। यहां पर 3000 करोड़ से बढ़कर 6000 करोड़ हो गया, तो ये चीज बिल्कुल साफ साफ है। ये 20 का पी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। ये 40 का पी कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और स्टॉक हैज बीन अंडर प्रेशर फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम। ये काफी टाइम से एक ही रेंज में भी है। अगर हम रेंज की बात करने लगे, इट वाज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस इन मार्च 2021, जहां ये अभी ट्रेड कर रहा है, तो 2.5 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 इयर्स में ये यहां से डबल मेरे इन
ग्रोइंग जो रेवेन्यू और नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ग्रोथ है, उसके बेस पर ये होना चाहिए। तो ये 3 स्टॉक्स थे जो मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहता था। मेरा सिंपल सा पॉइंट रहता है कि अगर मैंने अपने लिए कुछ स्टॉक्स यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, तो मैं आपके साथ में अगर उसको शेयर करूँगा तो मेरी पॉकेट से कुछ नहीं जाता। हाँ, मुझे बदले में ज़रूर मिलता है। आप सबकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आज यहाँ पर 15 अगस्त का जो ये अच्छा दिन है, तो इसको सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ पर एक बिजनेसमैन की तरह से हम सोचें कि यहाँ से क्यों नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्यों रेवेन्यू बढ़ेगी, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो गई है, क्या सस्टेन्ड मॉडल है बिजनेस का। तो ये तीनों ही कंपनी सस्टेनेबल मॉडल रखती हैं। यहाँ पर जब हम सीख कर समझ कर कुछ भी स्टेप्स लेते हैं तो हमें प्रॉफिट आते हैं, क्योंकि हम अपनी पोजीशंस को मार्केट की वोलेटाइल कंडीशंस के टाइम पर भी होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट है, हमने समझा है कि हमने इन स्टॉक्स को क्यों परचेज किया है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी प्रॉफिट भी आपका है, लॉस भी आपका है। आप मेरे कहने से चीज़ों को समझ लेंगे। मैंने आपको यहाँ पर टेक्निकल समझाया, बिजनेस समझाया, फाइनेंशियल समझाए और रीजंस आपको बताए सारे। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो आपने लेना है। मेरे हिसाब से जैसे मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, आप दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कराओ। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।